तो दिस इज मीटिंग नंबर 1। आज की क्लास का टॉपिक है सोलो मॉडल। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोलो मॉडल की बैक स्टोरी से। सोलो मॉडल दिया है रॉबर्ट सोलो ने। ही वाज फ्रॉम MIT एंड इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। इन 1987। ओके, so solo model is basically about growth theory, जिसकी जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज बिफोर रॉबर्ट सोलो गेव दिस थ्योरी, उससे पहले ग्रोथ की कोई भी वायबल, कोई एक अच्छी ग्रोथ थ्योरी नहीं थी। ओके, तो इफ आई ड्रॉ अ टाइमलाइन, इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है एडम स्मिथ से। एडम स्मिथ इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इस टाइम से लेकर के अराउंड 1890, तो फॉर 17 एंड रफली 18th सेंचुरी एग्जिस्ट करती है क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ओके, रॉबर्ट सोलो जो है, ही इज फ्रॉम नियो क्लासिकल एरा, विच सिंपली मीन्स पोस्ट क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो 1890 का एरा, 1890 के बाद जो टाइम आता है उसे हम नियो क्लासिकल एरा कहते हैं। एंड रॉबर्ट सोलो इज अ नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ओके, so which simply means that we are talking about post classical era, nothing else. So this book which Adam Smith wrote was in 1776। तो 1776 से लेकर के 1890 का जो टाइम पीरियड है, दैट्स क्लासिकल। एंड उस पीरियड में कोई भी एक अच्छी ग्रोथ थ्योरी नहीं आई थी। ठीक है, तो सोलो मॉडल ने, रॉबर्ट सोलो ने एक क्वेश्चन पूछा to classical economists, and the question is that give us a theory that give us something, give us a formula that explains sustained growth. Okay, steady growth. So basically the question was, when is an economy capable of steady growth? तो जब भी बात आती है ग्रोथ की, वी आर मेनली कंसर्न अबाउट GDP आउटपुट। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ आउटपुट, we are talking about GDP, gross domestic product. So when asked this question ki when is this economy, when is any economy capable of steady growth, so classicals का आंसर रहता है इसमें कि when national savings is equal to दो चीजों का सम, basically talks about capital output ratio plus rate of growth of labor. तो इसका क्या मतलब है? तो क्लासिकल्स ने आंसर दिया हमें कि when there is a balance between capital and labor, और उसको आप फंड कर पा रहे हो यूजिंग नेशनल सेविंग्स। ऑलराइट,
तो जब, क्योंकि हम, अगर आप आउटपुट की बात करो, आउटपुट के लिए हमारे पास क्या क्या होता है, आउटपुट ग्रो करने के लिए वी नीड, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड कैपिटल एज वेल एज लेबर। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से कि अगर आप एक बैलेंस में कैपिटल और लेबर को यूज कर रहे हो एंड यू आर एबल टू सपोर्ट इट यूजिंग नेशनल सेविंग्स, एंड बाय नेशनल सेविंग्स वी मीन सोर्स ऑफ फंडिंग। ओके, तो आपके पास क्या क्या है यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल सप्लाई, we are talking about labor supply. By capital we mean machinery, equipment, etc. अकाउंटेंसी में कैपिटल का मतलब होता है पूंजी यानी पैसा, कि आप कितना इन्वेस्ट करो इन टर्म्स ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स में वी टेक इट एज मशीनरी, इक्विपमेंट, फैक्ट्री, इस फॉर्म में। ओके, एंड बाय लेबर वी मीन वर्कर्स। सो क्लासिकल से अभी वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला कैसे आया, वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट कि सोलो मॉडल क्यों आया, सोलो मॉडल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, सोलो ने ये मॉडल दिया क्यों। सो इट्स, तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग जब इन दोनों में एक बैलेंस है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला देयर इज अ बैलेंस एंड दिस बैलेंस इज सपोर्टेड बाय नेशनल सेविंग्स। एंड बाय नेशनल सेविंग्स वी मीन सोर्स ऑफ फंडिंग, कि अगर कैपिटल के लिए, लेबर के लिए ऑब्वियसली पैसा तो चाहिए, राइट। सो दिस इज सोर्स ऑफ फंडिंग। तो जब ये दोनों चीजें इक्वल होंगी देन दे से दैट की ग्रोथ होगी। बट अकॉर्डिंग टू सोलो ये एक स्टैटिक व्यू है। अकॉर्डिंग टू सोलो दिस इज अ स्टैटिक व्यू, विच मीन्स कि ओवर टाइम ये चीज होल्ड कर ही नहीं सकती। नेशनल सेविंग्स कैपिटल आउटपुट रेशियो के और लेबर फोर्स के ग्रोथ के रेट के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही एग्जिस्ट कर सकता है, हमेशा तो ऐसा हो नहीं सकता। एंड द रीजन बीइंग बिजनेस साइकिल्स। सो कोई भी अगर इकोनॉमी है तो उसमें अप डाउन तो चलते रहते हैं। अगर अप डाउन चल रहे हैं दैट मीन्स सेविंग्स अप डाउन होगी। अगर सेविंग्स ऊपर नीचे हो रही है दैट मीन्स कि कैपिटल भी ऊपर नीचे होगी, एम्प्लॉयमेंट भी ऊपर नीचे होगी। तो अगर हमेशा ऐसा चल रहा है तो इस इक्वेशन का होल्ड करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ऐसा रेयरली कभी होगा। तो दिस थिंग कैन नॉट एक्सप्लेन सस्टेन्ड ग्रोथ, ठीक है। बाय स्टेडी ग्रोथ और सस्टेन्ड ग्रोथ वी मीन कि जो ग्रोथ हो रही है वो एक कांस्टेंट रेट पर हो रही है। ओके, तो क्लासिकल का जो आंसर था इट वाज नॉट कन्विंसिंग फॉर सोलो, एंड द रीजन इज कि ये डायनामिक नहीं है, दिस विल होल्ड ओनली एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड द रीजन इज बिजनेस साइकिल्स। ओके, so the reason is there will be up downs in the economy, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है so how will this growth be steady, right? तो क्लासिकल की थ्योरी कन्विंसिंग नहीं है, देन व्हाट, देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडल, ठीक है, कि मॉडल क्यों दिया जा रहा है, assumptions क्यों ली जाती है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। so let's say if any event occurs, if any event, let's say ग्रेट डिप्रेशन, अभी मैं ये सब टर्म्स यूज कर रहा हूँ, विल कम बैक टू दीज टर्म्स और इन्हें डिटेल में देखेंगे, बट फॉर नाउ टेक एज इट इज। तो एक अगर कोई इवेंट अकर होता है, लेट्स से ग्रेट डिप्रेशन, तो एंड अ फ्यू इकोनॉमिस्ट्स आर
to explain a policymaker that why did it occur. ओके तो एक मेजर क्राइसिस अगर कुछ होता है इकोनॉमी के अंदर, देन ऑब्वियसली पॉलिसी मेकर्स को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या एक्शन लिया जाए, राइट? एंड फॉर दैट पॉलिसी मेकर डिपेंड करता है ऑन द ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट, ठीक है? so this person or a team of people depends on economists, all right? And let's say he takes the opinion of 10 economists. अगर वो 10 economists की का ओपिनियन लेता है, then obviously what will happen is, अगर हमारे पास कुछ सेट रूल्स नहीं होंगे, कुछ assumption नहीं होंगे, तो क्या क्या हो सकता है? They will put forward too many ideas, right? हर इकोनॉमिस्ट का अपना अलग दिमाग चलेगा. They will tell you different ideas. They will give you too many variables. Okay, and there will be no set of reliable assumptions. सब अपनी अलग अलग assumptions लेकर चलेंगे, right? तो some of them may say कि मे बी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई था इसलिए ऐसा हुआ. Some might say that let's say कि हाउस होल्ड सेविंग्स बहुत कम थी इसलिए हुआ, या गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कम की हुई थी, या टाइमली इन्वेस्टमेंट नहीं की इसलिए ऐसा हुआ. So there can be different ideas, and they may tell that these ideas that they're coming with, they depend on too many variables. तो अगर ऐसा होगा then it will be too complicated for a policy maker कि फिर क्या डिसीजन लिया जाए. So due to all these reasons, it is too complicated for a policy maker to take decision. Right? तो ऐसे में क्या चाहिए हमें? तो solution to this problem is that you need to work with very few variables, ठीक है, and you need to work with a few reliable assumptions. Otherwise, अगर आप बहुत सारे ideas एक ही जगह लेकर आ जाओगे, then there will be you will rarely reach a conclusion. अगर आपको conclusion तक पहुंचना, then you need certain assumptions, ठीक है, जिसके basis पर आप चीजें आगे interpret कर पाओ, right? So what we need is we need to create a system or a model with relatively let's say small number of known variables, ठीक है, जिसके साथ आप वर्क कर पाओ with relatively small number of known variables. एक ऐसा सिस्टम जो ज्यादा रिलायबल हो, ठीक है, एंड दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द गेस वर्क ऑफ समवन, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि ये जो आइडियाज है वो प्योरली गेस वर्क है, बट यू नीड a more reliable system than just putting out random ideas, ठीक है, बिकॉज एक बेस लाइन होनी चाहिए, ठीक है, कि यू हैव टू स्टार्ट विद सर्टेन अजम्पशन जिसके ऊपर आप बिल्डअप कर पाओ. अगर आप सब अलग अलग अजम्पशन लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हर हाउस होल्ड का एक डिफरेंट सेविंग रेट हो सकता है, एंड सबकी अलग अलग इनकम भी हो सकती है. सो लेट्स से कोई एक हाउस होल्ड है, वो $1000 अर्न करता है, एंड उनका जो सेविंग रेट है इट्स 10%. फॉर अ डिफरेंट हाउस होल्ड इट कैन बी 15%, एंड यू डोंट नो अबाउट द एवरेज सेविंग्स. तो अगर अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग सेविंग रेट के लेके चलें, या फिर वो बोले कि नहीं, कि जो सेविंग रेट है वो मॉडल से ही निकलना चाहिए, सम माइट से नहीं, हम एक एक्सोजेनसली फ्रॉम आउटसाइड द मॉडल एक सेविंग रेट अज्यूम कर सकते हैं. तो अगर आप हर कोई अलग अलग बोलेगा, देन वी कांट रीच एनीवेयर. सो वी नीड सर्टेन assumptions इन द बिगनिंग जिसके ऊपर आप डेवलप करना स्टार्ट करते हो. ओके, so what we need is a system which is more reliable.
then some guesswork, right? So that is why we need assumptions, that is why we need a model. एक मॉडल में हम relatively less number of variables लेते हैं जिनको आप समझते हो, and they are key variables. ठीक है, there are many variables जिसके ऊपर कोई भी चीज डिपेंड कर सकती है, but what you do is you pick up certain key variables. अगर आप सारी चीजें लेकर के चलोगे then इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो आप ये डिसाइड करते हो कि इनमें से की वेरिएबल्स कौन से, एंड फिर आप उसे फर्दर मॉडल में लेकर चलते हो. ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज ट्रू फॉर इकोनोमेट्रिक्स एज वेल. ओके, so the point is there was no viable growth theory before Solow gave a one. ठीक है, तो सोलो से पहले कोई भी हमारे पास एक अच्छी ग्रोथ थ्योरी नहीं थी. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करी रॉबर्ट सोलो ने, एंड उनकी जो थ्योरी है इट इज बेस्ड ऑन, एक तो ऑब्वियसली वी नीड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? सो वी नीड कैपिटल सप्लाई, we also need labor supply, which is normal things. But एक important factor that he gave was technology. So according to him, technology एक बहुत important factor है for growth, जो अब के टाइम पे लगता है हाँ obviously, but उस टाइम पर he was the first one to say this, and he talks about innovation waves. And he says that innovation waves are growth transformers. आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हो. सो लाइक जब इनिशियली रेलवे ट्रैक्स आए, ओके, इट इम्प्रूव द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया, प्रोडक्टिव हो गया. ओके, जब इलेक्ट्रिसिटी आई, राइट, जब टेलीग्राफ आया, टेलीफोन आया, सो इट इम्प्रूव द कम्युनिकेशन सिस्टम. एंड फाइनली जब इंटरनेट आया, so all these things are called innovation waves. Okay, so these are technological advancements, and technological advancement से क्या होगा? It will lead to productivity. Let's say productivity increase. ठीक है, और अगर जब भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी then it will lead to growth in wages या in general income. ठीक है, बट कैसे? प्रोडक्टिविटी की वजह से ग्रोथ कैसे हो सकती है वेजेस में, इनकम, राइट? सो उसके लिए वी नीड टू नो कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है. सो व्हेन वी से दैट प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? सो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होने का मतलब है प्रोड्यूस मोर विद लेस इनपुट. तो ये इनपुट टाइम भी हो सकता है, इनपुट वर्कर्स भी हो सकते हैं. ओके, so doing more with less is what we call increase in productivity. Okay, तो एक एग्जांपल लेते. so let's say पहले आप 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे एक दिन में, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ लेबर आप यूज कर रहे थे 20. ठीक है, एंड देन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. ओके, नाउ अगेन आप 100 यूनिट्स एक दिन में प्रोड्यूस कर पा रहे हो, बट ओनली विथ 10 वर्कर्स. ओके, सो व्हाट वी कॉल दिस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज. तो अब क्या होगा? जितना आप इनकम पहले, जितनी वेजेस आप इन 20 लोगों को दे रहे थे पहले, अब वो आप सेम वेजेस दे सकते हो 10 लोगों को.
तो ये देन यू कैन से कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से वेजेस या इनकम भी इंक्रीज हो रही, राइट? पहले 20 लोग उतना प्रोड्यूस कर रहे थे तो आप उन्हें वेजेस दे रहे थे, ओके, तो वो जो पूरा जो इनकम है इट वाज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू 20 पीपल. नाउ यू कैन गिव द सेम अमाउंट, यू कैन गिव दैट टोटल अमाउंट टू 10 पीपल, तो पर हेड वो अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा. तो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू इंक्रीज इन वेजेस और इनकम. देन वी कैन मूव ऑन टू सोलो मॉडल. जो एक्चुअल सोलो मॉडल है हमारे पास, तो फर्स्ट थिंग इज सोलो मॉडल इज अ ग्रोथ मॉडल. ठीक है, इसकी पूरी जो कहानी है वो हम मैंने अभी आपको सुनाई. सो इट इज बेसिकली अ ग्रोथ मॉडल एंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑब्वियसली आउटपुट की. तो ग्रोथ ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी. And what we know is that output is produced using factors of production. जिसे आप कह सकते हो इनपुट्स. ओके, एंड एज आई सेड कि किसी भी मॉडल को बनाने में वी नीड इनिशियल अजम्पशंस, तो उनके साथ स्टार्ट करते हैं. ओके, तो अगर आप स्टार्टिंग ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड रखोगे देन यू विल नॉट रीच एनीवेयर. सो इसलिए लेट्स जस्ट बिगिन विद सम अजम्पशंस. So first one is we will take single commodity. ठीक है, तो मेरे इस मॉडल में एक ही कमोडिटी है. एंड द थिंग इज कि अगर आप मल्टीपल कमोडिटीज रख भी लो देन इट विल जस्ट कॉम्प्लिकेट थिंग्स. आपको कुछ उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा. दैट्स द रीजन कि आप ऐसी अजम्पशन रखते हो जो हो सकता है रियलिस्टिक ना हो, बट अगर उससे चीजें सिंप्लीफाई होती हैं और कॉम्प्लिकेट करके उतना बेनिफिट नहीं मिलता देन व्हाट्स द इशू. तो अगर आप एक कमोडिटी से स्टार्ट करते हो देन ऑब्वियसली आप उसे जनरलाइज कर सकते हो फॉर मल्टीपल कमोडिटीज. तो टेकिंग अ सिंगल कमोडिटी विल सिंप्लीफाई द मॉडल, और मल्टीपल पर आप उसे जनरलाइज कर सकते हो देन ऑब्वियसली इट्स फाइन. तो ये एक ऐसी कमोडिटी है विच इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन एज वेल एज फॉर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इस कमोडिटी को आप कंज्यूम भी कर सकते हो और इसी को इन्वेस्ट भी कर सकते हो. लेकिन कैसे? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कॉर्न. ओके, तो कॉर्न को डायरेक्टली आप कंज्यूम भी कर सकते हो एंड इसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो. इन्वेस्ट मतलब एज अ सीड आप इससे और कॉर्न प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट? कॉर्न अपने आप में सीड की तरह भी काम करेगा. तो इसीलिए हम कभी कभी इस इकोनॉमी को कॉर्न इकोनॉमी भी कहते हैं. ठीक है, इस मॉडल के जो बेस को हम कॉर्न इकोनॉमी भी कहते हैं. तो एक ऐसी कमोडिटी है विच कैन बी यूज्ड फॉर कंजम्पशन एज वेल एज फॉर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज we will take initially two factors of production. अभी मैं इस मॉडल में टेक्नोलॉजी नहीं ले रहा हूँ. ठीक है, obviously technology is a very important part of solo model, but we will initiate with two factors of production and those are labor and capital. As I said, capital क्या है? By capital we mean equipments, tools, machinery, etc. And by labor we mean workers. Okay, so अगर हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं then we have to be familiar with certain terms. We need to be familiar with some certain symbols. So one of them is LT. तो LT का मतलब रहेगा हमारे मॉडल में लेबर इनपुट एट टाइम पीरियड T. तो अगर टाइम इस मॉडल में आ रहा है दैट डेफिनेटली मींस कि ये मॉडल डायनेमिक है. ठीक है,
वी विल टॉक अबाउट दीज डिफरेंट वेरिएबल्स की वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो ये मॉडल क्या है, ये एक डायनामिक मॉडल है, इट चेंजेस ओवर टाइम। यू विल स्टडी, यू विल इंटरप्रेट दीज वेरिएबल्स ओवर टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उन्हें स्टडी नहीं कर रहे, वी आर स्टडिंग them ओवर टाइम। सिमिलरली वी हैव KT, तो कैपिटल इनपुट at time period t. All right. So initially we need another assumption, और वो क्या है कि अब ऑब्वियसली सबसे पहले अगर आप टाइम पीरियड 0 की बात करो, ओके, इनिशियली अब अपने आप, अब वहां पर हम लेबर और कैपिटल कहां से लाएंगे? ओके, सो वी विल स्टार्ट विद सम एक्सोजेनस लेवल ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, क्योंकि अगर अब इनिशियल वो एंडाउमेंट कहाँ से है, इनिशियली वो अमाउंट ऑफ लेबर, अमाउंट ऑफ कैपिटल कहाँ से है, उसका हम कोई रीजन नहीं दे सकते, सो वी विल टेक इट फ्रॉम आउटसाइड द मॉडल। सो इनिशियली वी आर exogenously given total endowment. by endowment I mean कि पहले से आपके पास कोई चीज कितनी अवेलेबल है। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ, टोटल एंडाउमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, सो इनिशियली L0 और K0 लेवल ऑफ लेबर और कैपिटल है आपके पास, और वो दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द assumption. एंड बाय एक्सोजेनस आई मीन गिवन फ्रॉम आउटसाइड द मॉडल। ठीक है, ये जो चीज है ये हम मॉडल से डिराइव नहीं कर रहे हैं, दिस इज समथिंग गिवन फ्रॉम आउटसाइड द मॉडल। ओके, so I can say it is not derived from the model. Okay, यहां तक नोट कर सकते हो आप? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्शन की। so what we also need is a production function. कि हमें ये तो पता है कि लेबर और कैपिटल को यूज करना है, बट लेबर और कैपिटल कैसे उस आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए वी नीड अ फंक्शन। सो फंक्शन इज yt इज इक्वल टू, तो ये जो आउटपुट है, ये जो जीडीपी है, डिपेंड्स अपॉन लेबर एज वेल एज ऑन कैपिटल। ठीक है, तो आउटपुट प्रोड्यूस्ड एट टाइम पीरियड t इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल एट टाइम पीरियड t. ओके, so a constant fraction of total output is saved. ठीक है, दिस इज अनदर assumption कि टोटल आउटपुट का एक सर्टेन अमाउंट आप सेव करते हो। ठीक है, अगेन जैसे मैं आपको कह रहा था कि डिफरेंट हाउस होल्ड डिफरेंट अमाउंट सेव करेंगे, सो वी नीड एन assumption। ठीक है, कि सेविंग रेट इज इकोनॉमी का है कितना, तो सेविंग प्रोपेंसिटी इज अगेन एक्सोजेनसली फिक्स्ड। and it is denoted by small f. ठीक है, which belongs to the set 0 1, which basically means कि savings are between 0 and 1. okay, सर सेविंग्स का जो रेट है वो 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं, इट इज समथिंग बिटवीन 0 and 1. ओके, देयर इज अ क्रूशियल assumption जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, that all savings are invested. राइट, अगेन ये मुझे assumption क्यों लेनी पड़ रही है? अगर डिफरेंट हाउस होल्ड डिफरेंट अमाउंट सेव करते हैं,
और वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेविंग में से वो डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं. सो लेट से कोई सेव करता है $100 बट इन्वेस्ट करता है उनमें से $20. कोई सेव करता है $200 और उनमें से इन्वेस्ट करता है लेट से $180. देन वी नीड समथिंग टू स्टार्ट विद, राइट, एंड समथिंग वेरी सिंपल. तो व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज कि जितनी भी सेविंग्स है इस इकोनॉमी में वो सब, जितनी भी हाउस होल्ड जितना भी अमाउंट सेव करते हैं दे इन्वेस्ट इट ऑल. ओके, तो सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया जाता है. So we are done with the assumptions. Now we can start the model. The first thing is that we know that income is either saved or consumed. कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है आपके पास. या तो आप अमाउंट जो भी आपकी इनकम है उसे या तो आप सेव करते हो या फिर आप उसे कंज्यूम करते हो. देयर इज नथिंग एल्स टू डू. आप उस पैसे का और कुछ नहीं कर सकते. सो इनकम जिसका सिंबल है y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, right? So we can say y is equal to c plus s. Okay, st is identical to it, where it is investment. So by our assumption, क्योंकि सारी सेविंग्स इन्वेस्ट करी जाती हैं, तो I can say that st is equal to it. And if I talk about saving rate, तो saving rate क्या होगा? Saving rate will be equal to आपकी टोटल सेविंग्स कितनी है अपॉन आपकी इनकम कितनी है. ठीक है, तो सेविंग रेट मीन्स सेविंग एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम. तो स्मॉल एस इज इक्वल टू कैपिटल एस अपॉन वाई. सो आई कैन से दैट एस इज इक्वल टू स्मॉल एस इंटू वाई. करेक्ट. तो इसे मैं लिख सकता हूँ एस इंटू वाई टी, वेयर एस इज बिटवीन 0 and 1. So this thing is based on our assumption कि saving is equal to investment. और हाँ, यहाँ पर ये जो सिंबल है, ठीक है, ये इक्वल टू का सिंबल नहीं है, इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का सिंबल. एंड बाय आइडेंटिटी वी मीन बाय डेफिनेशन. तो जब आप पहले से कुछ डिफाइन कर दो कि अगर मैं पहले से बोलकर रख रहा हूँ कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, ये आपने सिंपली अज्यूम कर लिया या आपने पहले ही डिफाइन कर दिया, तो आपने ये चीज कहीं से डिराइव नहीं करी है, यू आर डायरेक्टली सेइंग इट. तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं आइडेंटिटी का. ठीक है, सो सेविंग्स आर आइडेंटिकल टू इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, बाय डेफिनेशन. ओके, आप ये सिंबल बुक में देखोगे तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका मतलब क्या. ओके, तो y इज इक्वल टू c प्लस आई. ठीक है, मैंने सेविंग को रिप्लेस कर दिया इन्वेस्टमेंट से. ठीक है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. सो y इज इक्वल टू c प्लस सेविंग रेट इनटू इनकम. ऑल राइट. नेक्स्ट थिंग, मॉडल में लेकर आएंगे अब हम डेप्रिसिएशन. जब आप बात कर रहे हो मशीनरी की, इक्विपमेंट्स की, तो टाइम के साथ ये चीजें खराब हो जाती है, राइट, ना उतनी प्रोडक्टिव भी नहीं रहती. तो एग्जिस्टिंग कैपिटल डेप्रिशिएट. ठीक है, दिस इज द डायनामिक मॉडल. तो अगर हम ओवर टाइम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियड ऑफ टाइम. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें डेप्रिशिएट होती हैं. एंड स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल. एंड अगेन वी आर अज्यूमिंग कि वो जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कांस्टेंट है. तो एग्जिस्टिंग कैपिटल डेप्रिशिएट एट अ कांस्टेंट रेट, और वो सिंबल, उसके लिए हम सिंबल यूज करने वाले हैं ये, इट इज कॉल्ड डेल्टा. ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस आप डी भी यूज कर सकते हो. ओके, बट एग्जाम्स में जो कॉमन सिंबल है वो यही है, डेल्टा. ठीक है, सो इट्स बेटर टू बी कंफर्टेबल विद दिस सिंबल. एंड बाय डेप्रिसिएशन वी मीन wear and tear of मशीनरी. ठीक है, अगर कोई मशीनरी पहले लेट से 100 यूनिट्स एक दिन में प्रोड्यूस कर पाती थी, बट एक साल के बाद वो प्रोड्यूस कर पा रही है सिर्फ 80, दैट मीन्स देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ 20%.
तो एट दैट टाइम डेल्टा विल बी इक्वल टू 0.2. ठीक है, ऐसे हम उसे देख रहे हैं. तो अब ये मॉडल कैसे वर्क करने वाला है? वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट लेबर, वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल, आउटपुट, सेविंग्स, ठीक है, एंड कंजम्पशन. ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करें. So initially when t is equal to 0, ठीक है, टाइम पीरियड 0 पर वी अज्यूम कि लेबर है आपके पास L0, कैपिटल है आपके पास K0, देन आउटपुट कितना हो जाएगा? आउटपुट विल बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ L0 एंड K0. ओके, सेविंग्स हो जाएगी आपके पास, सेविंग रेट जो है वो कांस्टेंट है, सेविंग रेट इनटू इनकम, इनकम इज Y0, करेक्ट. ओके, सॉरी, सो वी नीड इनकम एंड सेविंग्स. ठीक है, तो ये आ गई इनकम. सो सॉरी, इनकम हम लिख चुके हैं. तो सेविंग्स आपके पास हो जाएंगी सेविंग रेट इनटू इनकम, एंड फिर कंजम्पशन आपके पास हो जाएगी. व्हाट वी नो इज दैट y इज इक्वल टू c प्लस s. ठीक है, दैट मीन्स c प्लस s इंटू y. तो यहाँ से आप कंजम्पशन निकाल सकते हो विच विल बी इक्वल टू 1 माइनस सेविंग रेट इंटू y. ठीक है, यूजिंग दिस. तो नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा? नेक्स्ट पीरियड है टाइम पीरियड 1, लेबर हो जाएगी वहां पे L1, कैपिटल विल बी K1, राइट. बट ये जो कैपिटल है इसमें चेंजेस आने वाले. K1 विल बी इक्वल टू, लास्ट पीरियड में आपके पास थी कैपिटल K0, बट उसमें से डेल्टा प्रोपोर्शन ऑफ दैट कैपिटल डेप्रिशिएट हो जाएगा, करेक्ट. एंड देन आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हो. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू K0 माइनस डेल्टा इंटू K0 प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग रेट इंटू इनकम. ठीक है, तो नेक्स्ट पीरियड का जो कैपिटल है इट विल बी इक्वल टू प्रीवियस पीरियड्स कैपिटल माइनस जितना कैपिटल डेप्रिशिएट हो गया, प्लस आपने उस पीरियड में कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल जब अगर आपने कॉर्न के कुछ सीड्स लास्ट पीरियड में यूज करे फॉर ग्रोइंग, ठीक है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट पीरियड में आपको और कॉर्न मिल जाएंगे. सो दैट्स योर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, so this part is your undepreciated capital. ठीक है, and this part is your investment. ठीक है, and income will be y1 which will be equal to f of L1 and K1. savings again, saving rate constant है, and this time income is equal to y1 and consumption will be equal to 1 minus saving rate into y1. ठीक है, एक टाइम पीरियड और के लिए let me just repeat this process to make things clear. नेक्स्ट पीरियड में लेबर आपके पास हो जाएगी L2, कैपिटल आपके पास हो जाएगी K2, बट दिस K2 विल बी इक्वल टू व्हाट? कि लास्ट पीरियड में आपके पास कैपिटल है K1, ठीक है, बट वो कुछ डेप्रिशिएट हो जाएगी एंड दैट रेट इज कांस्टेंट, तो डेल्टा इंटू K1. ठीक है, दिस इज अ प्रोपोर्शन. लेट्स से 20% ऑफ द कैपिटल इज गोज टू डेप्रिसिएशन, प्लस आपने लास्ट पीरियड में कुछ इन्वेस्ट किया होगा, सो दैट्स I1. ठीक है, सो this is equal to K1 minus delta into K1 plus saving rate into Y0. Okay,
because investment is equal to savings and saving is equal to y1, ठीक है, and saving is equal to saving rate into income. And next period की income आपके पास है period 2 की, it is a function of L2 and K2, okay, and saving है इस period की S into saving rate into y1 and consumption हो जाएगी फिर 1 minus saving rate into y1, okay, this will be y2. ये इस period की है ना, हाँ, ठीक है. So this process will go on. तो इसे हम कहते हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन, ओके. तो कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन की बात करते हैं. तो इनिशियली आपके पास कैपिटल था K0, नेक्स्ट पीरियड में आपके पास कैपिटल आ गया K1 विच इज इक्वल टू K0 माइनस डेल्टा इंटू K0 प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है. K2 आपने निकाला लास्ट पीरियड का कैपिटल, ठीक है, लास्ट पीरियड का अनडेप्रिशिएटेड कैपिटल प्लस लास्ट पीरियड की इन्वेस्टमेंट. सो इन जनरल यू कैन से कि जो नेक्स्ट पीरियड का कैपिटल है इट विल बी इक्वल टू current period's undepreciated capital plus current period's investment, okay. So this is capital accumulation equation. So KT इसे मैं लिख सकता हूँ 1 minus delta into KT plus S into YT. So this is undepreciated capital and this is investment. So delta into KT is depreciated capital. And if I take 1 minus delta into KT, then I can call it undepreciated capital. Okay. So let's take a question now. So suppose LT is equal to 1 for all t. So for any time period, population grow नहीं कर रही है, हर time period में there is just one worker, okay? So L0 initially भी L1, L2 and so on, they all are equal to 1. अभी मैं यहाँ पर population growth rate नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है? So we are assuming that labor is equal to 1. For all periods. So which simply means labor force does not grow. ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाला पार्ट हम बाद में ऐड करेंगे. फिलहाल पॉपुलेशन इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू 1. एंड एक तरीके से मैंने इस लाइन में ये भी बोल दिया कि अभी मैं लेबर फोर्स और पॉपुलेशन को एक ही बात मान रहा हूँ, ठीक है. देयर इज अ डिफरेंस जिसकी हम बाद में बात करेंगे. फिलहाल लेबर फोर्स इज इक्वल टू पॉपुलेशन इज इक्वल टू 1. प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू LT to the power half KT to the power half, where initial level of capital is something positive. All right, LT is equal to 1 for all t. You have a constant saving rate, you have a constant depreciation, ठीक है.
So that means yt is equal to lt की जगह हम लिख सकते हैं 1, ठीक है, एंड it is as it is. So 1 to the power half kt to the power half. So आपका प्रोडक्शन फंक्शन बन जाएगा kt to the power half. Okay. So this implies यहाँ जो ग्रोथ रेट आएगी आउटपुट की, that totally depends upon growth rate of capital. ठीक है, अगर yt is equal to kt to the power half, लेबर ग्रो नहीं कर रही, लेबर इज कांस्टेंट, देन ऑब्वियसली जो ग्रोथ रेट है आउटपुट की, so growth rate of output is generated by the growth rate of capital in the economy. Growth rate of output is generated by the growth rate of capital in the economy. ठीक है, it is just due to our assumption. And capital grows due to the investment, right? आउटपुट ग्रो कर रहा है कैपिटल की वजह से और कैपिटल ग्रो करती है इन्वेस्टमेंट की वजह से, राइट? ये अभी हम कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन में देख चुके हैं, दैट कैपिटल ग्रो ड्यू टू इन्वेस्टमेंट. Because kt plus 1 is equal to 1 minus delta into kt plus saving rate into output, which is equal to kt to the power half. So this is our capital accumulation equation. Now the question is कि हम इन सब चीजों का पर्पस क्या है, यहाँ पर चल क्या रहा है. Okay, so let me just summarize all what we have seen till now. तो अभी तक आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनिशियल कैपिटल है. लेबर जो है सारे टाइम पीरियड्स के लिए इट इज इक्वल टू 1. ठीक है, इट सिंपली मींस L0 इक्वल टू L1 इज इक्वल टू L2 एंड सो ऑन. ठीक है, टिल L infinity and all are equal to 1. Saving rate is between 0 and 1. Delta is something positive and constant, and we have a production function. Okay, what if I plot this? अगर मैं इस कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन को प्लॉट करना चाहूं तो वो कैसा बनेगा? ठीक है, लेट्स लुक एट दैट. So we have kt plus 1 equal to 1 minus delta into kt plus s into kt to the power half. तो किसी भी कर्व को बनाने के लिए भी फर्स्टली व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू डिफरेंशिएट इट एंड सी कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, राइट? तो यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल्स है, एक है kt plus 1 और एक है kt. तो आई कैन डिफरेंशिएट kt plus 1 विद रिस्पेक्ट टू kt, ओके, विच इज इक्वल टू 1 minus delta plus s upon 2 root kt, okay, which is obviously positive क्योंकि डेल्टा इज बिटवीन 0 and 1. ठीक है, डेप्रिसिएशन 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता. अगर कोई कैपिटल लेट से उसकी वैल्यू 100 है तो डेप्रिसिएशन उसको 0 तक ले जा सकता है, नेगेटिव नहीं कर सकता. सो 1 minus डेल्टा विल बी पॉजिटिव. सेविंग रेट इज ऑल्सो पॉजिटिव. कैपिटल भी हमेशा पॉजिटिव होगी. सो दिस होल थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव. और अगर ये पॉजिटिव है दैट मीन्स इसका जो ग्राफ बनेगा इट विल बी इंक्रीजिंग. ठीक है, वी कैन इन्वेस्टिगेट इवन फर्दर. लेट्स इन्वेस्टिगेट. As kt tends to 0, अगर ये चीज 0 की तरफ जाती है तो हमें जो स्लोप मिल रही है इट विल गो टू इंफिनिटी, राइट? S upon infinity will be infinity. And as
kt tends to infinity, then as we know that 1 upon infinity is 0, then this slope will tend to, ये part हो जाएगा 0 and then slope will go to 1 minus delta, right? जब मैं यहाँ पर kt की जगह पुट करूंगा अगर infinity, this part will become 0, so we'll be left with this 1 minus delta. ओके और ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि मैं इसको प्लॉट करना चाहता हूँ. ओके आई वांट टू सी कि कैपिटल डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कैसे रिएक्ट कर रही है. ठीक है, so let me just plot it. So on the x-axis we have kt, on the y-axis we have kt plus 1. Okay, what we know is जब कैपिटल है 0 यानी ये वाला पॉइंट, ओके इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ. So when capital is 0, slope is infinity. और मुझे ये भी पता है कि overall the slope is, overall ये जो कर्व है it is increasing. So that means ये कर्व इनिशियली कुछ ऐसा होगा, करेक्ट? तभी स्लोप इसकी यहाँ पर इंफिनिटी होगी. ठीक है, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो 90 डिग्री की बन रही है यहाँ पर. दैट्स व्हाई द स्लोप इज इंफिनिटी. एंड एज कैपिटल इंक्रीजेस, ठीक है, मोर एंड मोर, स्लोप इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस डेल्टा. ठीक है, समथिंग बिटवीन 0 and 1. ओके, सो दैट मीन्स ये जो कर्व है आगे जाते जाते फ्लैट होता जा रहा है. ठीक है, it starts with slope infinity and then it is becoming flatter and flatter. ठीक है, so we can also check it with a by differentiating it again. ठीक है, we can see कि एक जो कर्व है वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है. ओके, so if I differentiate it again, ये पार्ट हो जाएगा 0 and this part will become s by 2 as it is. Okay, and then minus 1 by 2 kt to the power minus 3 by 2. So which is equal to minus s by 4 1 upon kt to the power 3 by 2. ठीक है, which is clearly negative, which means ये जो कर्व है वो कॉनकेव बनेगा. ठीक है, जिसका आइडिया मैं पहले ही लगा चुका था, बिकॉज जब kt 0 पर जा रहा था देन स्लोप वाज इंफिनिटी एंड देन आफ्टर दैट एज capital is increasing, this curve is becoming more and more flatter. ठीक है, so that means ये curve definitely concave होने वाला था, but मैंने अब confirm भी कर लिया by looking at the second derivative. Okay, so this curve is concave. Okay, अब आते हैं हम अपनी मेन बात पर कि ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं, kt ड्रॉ कर रहे हैं, kt plus 1 ले रहे हैं, इसका कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, इन सबका पर्पस क्या, where do we want to reach? Okay, so the purpose is to find a steady state. ठीक है, and what do we mean by that? So in solar model, equilibrium growth path is a steady state in which, तो यहाँ एक टर्म आया इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम सिंपली मींस बैलेंस. ठीक है, अभी चीजें क्लियर होंगी. सो व्हाट वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट इज अ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. वी नीड टू रीच अ लॉन्ग रन बैलेंस. एंड लॉन्ग रन बैलेंस हम कहते किसे? सो बाय लॉन्ग रन बैलेंस वी मीन कि इस मॉडल के जो एंडोजेनस वेरिएबल्स हैं जो हम इस मॉडल से डिराइव करने वाले हैं, लाइक कैपिटल एंड आउटपुट, वी वांट टू रीच एट अ स्टेट जहां पर ये जो कैपिटल है यहाँ पर जो ले और आउटपुट है दे ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट.
ठीक है, वी डोंट वांट एनी फ्लक्चुएशन, वी वांट कि ऐसे एक ऐसे स्टेट पर हम पहुंच जाए, एक ऐसी पोजीशन पर हम पहुंच जाए जहां से कैपिटल और आउटपुट है कांस्टेंट रेट पर ग्रो करते रहे. ओके, so that's what we are calling a long run equilibrium. So in the context of growth model, long run equilibrium is defined as a balanced growth path. ठीक है, एक ऐसा पाथ जहां पर ये जो सारे वेरिएबल्स हैं दे आर ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट. तो एक बैलेंस्ड ग्रोथ पाथ वेयर all endogenous variables, ठीक है, by that we mean capital and output. So these variables grow at a constant rate. Okay, that's point number one. And what we also know that zero is also a constant. So this constant growth rate, एक तो ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों का रेट सेम ही हो. व्हाट वी वांट इज कि दोनों का जो रेट है वो कांस्टेंट हो. सो दिस कांस्टेंट ग्रोथ रेट में डिफर फ्रॉम वेरिएबल टू वेरिएबल. ठीक है, तो इन दोनों वेरिएबल्स का जो ग्रोथ रेट है बस कांस्टेंट होना चाहिए. इट कैन बी डिफरेंट. ठीक है, एंड दिस कांस्टेंट growth rate could even be zero for some variables. ठीक है, because zero is also a constant. All right. तो हम फिर स्टेडी स्टेट बोलेंगे किसे? We call it steady state when kt plus 1 और kt इक्वल हो जाए. ठीक है, when kt plus 1 is equal to kt. अगर ये दोनों इक्वल हो गए then obviously growth rate will be equal to zero. We want to reach at a state जहां पर these variables grow at a constant rate. तो अगर मैं ग्रोथ रेट निकालूं कैपिटल की देन इट विल बी kt प्लस 1 माइनस kt अपॉन kt. ठीक है, नेक्स्ट पीरियड की कैपिटल माइनस करंट पीरियड्स कैपिटल डिवाइडेड बाय करंट पीरियड्स कैपिटल. तो ये क्या बता रहा है मुझे? दिस इज ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल. ठीक है, एंड सिंस kt प्लस 1 इज इक्वल टू kt देन दिस विल बी इक्वल टू जीरो. So this means growth rate of capital is equal to zero, which is a constant, right? And let's say this level of capital is k star. ठीक है, this is what we want to find. हमें ये k star निकालना. ठीक है, कि कहाँ किस पॉइंट पर आके we will get a steady state. So now we need to start investigating कि ये जो k star है वो कहाँ पर है. ठीक है, we have this graph जहां पर मैंने kt और kt प्लस 1 को एज वेरिएबल्स लिया है ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, तो मैं यहाँ इस ग्राफ पर भी देख सकता हूँ. एंड व्हाट एल्स? ओके, तो यहीं से स्टार्ट करते. ठीक है, ये है मेरी कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन का कर्व, राइट.
So what if I draw a identity function here? By identity function I mean kt plus 1 is equal to kt की लाइन है, ये 45 डिग्री की लाइन है. So this is a 45 degree line. Okay. That means y is equal to x. तो यहाँ पर आपके पास x एक्सिस पर है kt, y एक्सिस पर है kt प्लस 1. तो ये जो लाइन मैंने बनाई है वो बता रही है हमें kt plus 1 is equal to kt. Okay. So when I look at this line, so it is telling me कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों इक्वल है. ठीक है. Using capital accumulation equation and this identity function, I can see कि इन दोनों पॉइंट्स पर ये चीज होल्ड कर रही है. क्या चीज? दैट kt प्लस 1 इज इक्वल टू kt. दैट मीन्स ये दोनों मेरे स्टेडी स्टेट्स है. बट क्यों ये स्टेडी स्टेट्स कैसे? तो एक एक करके लेट मी इन्वेस्टिगेट दैट. ठीक है. तो एक पॉइंट है हमारे पास kt इक्वल टू 0. सो इज इट अ स्टेडी स्टेट? ठीक है. On one side we assume that k naught is something positive, right? तो अगर k naught इनिशियल लेवल ऑफ कैपिटल कुछ पॉजिटिव है, तो लेट्स से वो पॉजिटिव इज हियर, वी स्टार्ट विद समथिंग हियर. तो अगर ये k naught अगर यहाँ पर है तो इकोनॉमी कभी इस पॉइंट पर जा ही नहीं सकती. मैं आपको पहले वो चीज बता दूं. ठीक है. अभी तक क्या बात करी मैंने कि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट दे कैन बी पोटेंशियल स्टेडी स्टेट्स. ठीक है. नाउ आई एम इन्वेस्टिगेट कि लेट्स से आपका जो ये कैपिटल का लेवल है इट इज समथिंग पॉजिटिव. जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था दैट के नॉट इज समथिंग पॉजिटिव. कैपिटल एक्यूमुलेशन का ये जो कर्व है मुझे क्या बता रहा है कि अगर मैं किसी करंट लेवल ऑफ कैपिटल पे हूं तो ये मुझे कर्व बताएगा कि नेक्स्ट पीरियड में कितना होगा कैपिटल. ओके. सो इफ दिस इज के नॉट, ठीक है, दैट मीन्स अभी हम बात कर रहे हैं के जीरो की, तो के वन कितना हो जाएगा? के वन विल बी इक्वल टू, ये कर बताएगा हमें कि इतना आएगा आपका k1, राइट. अगर यहाँ पर 0 है, t की जगह आपने 0 पुट करा तो y एक्सिस आपको दे रहा है k1 और x एक्सिस आपको दे रहा है k0. ओके. तो अब मैं पहुंच गया हूँ k1 पर. अगर इफ आई एम एट k1 एंड नाउ आई वांट टू नो कि अगर मैं करंटली k1 पर हूँ तो नेक्स्ट पीरियड यानी में k2 कितना हो जाएगा. ओके. सो करंट की बात हम कर रहे हैं x एक्सिस पर, नेक्स्ट पीरियड की हम बात कर रहे हैं y एक्सिस पर. सो दैट मीन्स कि पहले मुझे इस k1 को x एक्सिस पर लाना पड़ेगा कि x एक्सिस पर ये k1 कहाँ लाई करता है. तो वो मैं निकाल सकता हूँ यूजिंग माय 45 डिग्री लाइन. 45 डिग्री लाइन मुझे क्या देता है? 45 डिग्री लाइन पर दे बोथ दीज टू थिंग्स आर इक्वल. तो अगर इस पॉइंट पर y एक्सिस पर k1 है तो x एक्सिस पर भी k1 होगा. ठीक है. तो अब मुझे मिल गया है k1. नाउ टू फाइंड k2 मुझे मिल जाएगा वो कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन से. so that means this will be my k2. now if I need k3 तो पहले मैं करंट पीरियड पर k2 लेकर आऊंगा. तो यहां से मुझे मिल जाएगा k2 एंड नाउ यूजिंग कैपिटल एक्यूमुलेशन कर्व आई विल गेट k3. ठीक है. सो विच सिंपली मीन्स अगर मैं यहां से कहीं स्टार्ट करता हूँ, इफ आई स्टार्ट विद समथिंग पॉजिटिव, देन इकोनॉमी मूव कर रही है टुवर्ड्स दिस पॉइंट. ठीक है. यहां पर आके इकोनॉमी रुक जाएगी. कैसे? व्हेन आई विल रीच एट के स्टार, ये वाला जो पॉइंट है, इसके बाद इकोनॉमी वहीं पर रहेगी. देख रहे हो इस पॉइंट पर kt और kt प्लस 1 दोनों इक्वल है. तो आप यहां से के स्टार लेकर जाओगे, नेक्स्ट पीरियड पर जाओगे आपको फिर से के स्टार मिलेगा. 45 डिग्री लाइन का यूज करके वापस यहाँ पर आओगे फिर से के स्टार मिलेगा. तो ये एक वो पॉइंट है जहां पर आप हमेशा के स्टार पर रहने वाले. ठीक है. सो नाउ योर कैपिटल इज इंक्रीजिंग एट अ ग्रोथ रेट ऑफ 0. ठीक है. इट कैन ग्रो, अभी मैंने पॉपुलेशन नहीं लिया है फिलहाल, इट इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 0. वंस यू रीच एट के स्टार इकोनॉमी यहीं पर रहेगी. ओके.
सो अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विथ के नॉट समथिंग पॉजिटिव, देन के स्टार इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इकोनॉमी उस तरफ जाने ही नहीं वाली. इट इज नॉट पॉसिबल. बट लेट से मैं इस assumption को हटा देता हूँ, ठीक है. अगर मैं के नॉट इक्वल टू 0 ले लूं कि आप इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद अ कैपिटल लेवल ऑफ 0, तब उस केस में क्या होगा? मेरी कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन क्या देगी? ओके, तो इफ आई स्टार्ट विद 0, ये पार्ट हो जाएगा 0, ये पार्ट भी हो जाएगा 0, एंड देन नेक्स्ट पीरियड में भी आपको मिल जाएगा 0. सो दैट मीन्स के टी प्लस 1 विल बी इक्वल टू के टी विल इक्वल टू 0. ठीक है, अगर आप स्टार्ट ही 0 से कर रहे हो. अगर आप स्टार्ट 0 से करोगे तो आप इकोनॉमी को मूव नहीं कर सकते. इकोनॉमी हमेशा 0 लेवल पर रहेगी, क्योंकि बिना एक तरीके से आप कह सकते हो यूजिंग योर प्रोडक्शन फंक्शन. हमारा प्रोडक्शन फंक्शन डिपेंड कर रहा है कैपिटल पर. तो अगर इनिशियल लेवल 0 हो गया तो आउटपुट हमेशा 0 ही रहेगा. ठीक है, दैट मीन्स इफ यू स्टार्ट विद 0 लेवल ऑफ कैपिटल तो इकोनॉमी मूव ही नहीं करने वाली है. तो इसीलिए के टी प्लस 1 और के टी 0 हो जाएंगे. दिस मीन्स के स्टार 0 हो जाएगा और ये एक स्टेडी स्टेट होगा. So if I remove that assumption that k naught is something positive at that time, k star equal to 0 is also a steady state. But ये एक stable steady state नहीं. It is not a stable steady state. Okay. So this is another concept that we need to study कि stable और unstable steady state होता क्या. Okay. But before talking about that, let me just find out my another steady state, which is this कि यहाँ पर ये वाला जो k star आया है वो क्या आने वाला. इस पॉइंट पे वी आर एट स्टेडी स्टेट, बट इस के स्टार की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो निकाल लेते हैं. सो व्हाट वी नो इज कि इस पॉइंट पर के टी प्लस 1 और के टी इक्वल है, राइट, एंड दे बोथ आर इक्वल टू के स्टार. So we know that kt plus 1 is equal to 1 minus delta kt plus saving rate into kt to the power half. What we also know that kt plus 1 is equal to kt is equal to k star for steady state, correct? So मैं लिख सकता हूँ इसे k star is equal to 1 minus delta k star plus saving rate into k star to the power half, right? So delta k star is equal to s into k star to the power half. बेसिक मैनिपुलेशन किया मैंने इसे, मैं इसे लेफ्ट साइड पर लेकर गया हूं तो k स्टार कैंसिल हो गया, डेल्टा k स्टार रह गया. ओके, सो नाउ k स्टार अपॉन k स्टार to the power half is equal to saving rate upon delta. So this implies k star to the power half is equal to saving rate upon delta. So this implies finally that k star is equal to s by delta to the whole square. ओके, तो ये आ गई मेरी स्टेडी स्टेट की वैल्यू. So what we have derived is that k star is equal to saving rate upon depreciation rate to the whole square, right? Okay. So if I differentiate k star with respect to s saving rate, then what do we get? We get 2s upon delta square, which is clearly positive. तो ये क्या बता रहा है मुझे? That higher the saving rate,
higher will be the steady state level of capital, right? This means a higher saving rate generates higher level of steady state capital. Which is quite intuitive. अगर आप सेविंग रेट इंक्रीज करोगे तो आपकी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है. अगर आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली कैपिटल भी ग्रो करेगा. ठीक है. सो दैट मीन्स जितना ज्यादा सेविंग रेट होगा उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और उतना ही एक हायर लेवल ऑफ स्टेडी स्टेट आपको मिलेगा. ओके. And if I differentiate it with respect to depreciation rate, then what do I get? I'll get s square as it is and 1 by delta square. Okay, so 1 by delta square को मैं लिख सकता हूँ delta to the power -2. इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 delta to the power -3, right? Okay, so it is equal to -2 s square upon delta to the power 3, which is clearly negative, right? So again इसको मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ. I can say कि अगर डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगा, डेप्रिसिएशन रेट अगर इंक्रीज होगा, then my steady state level of capital will be a lower one. Okay, which is again obvious कि अगर डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगा then capital will grow at a lesser rate. So a higher rate of depreciation generates a lower level of steady state capital, right? Okay, we're on the last stage. So हम बात कर रहे थे स्टेबल स्टेडी स्टेट और अनस्टेबल स्टेडी स्टेट की, राइट? सो आई सेड कि जो k स्टार इक्वल टू 0 है, it is not a stable steady state, right? So what do we mean by a stable steady state? So by stable steady state we mean कि अगर आप इस पॉइंट के राइट में जाओगे, ठीक है, बिकॉज लेफ्ट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट इफ आई गो टू द राइट ऑफ दिस और मैं स्टार्ट करता हूँ विद समवेयर फ्रॉम दिस पॉइंट, देन वी नो कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा देन विल रीच एट दिस पॉइंट एंड फिर से इकोनॉमी मूव करते हुए चली जाएगी यहाँ पर, राइट? ये मैं अभी आपको प्रोसेस दिखा चुका हूँ, करेक्ट? सो अगर ये स्टेडी स्टेट स्टेबल होता देन एक स्टेबल स्टेडी स्टेट ऐसा स्टेडी स्टेट होता है जिसके अगर आप लेफ्ट या राइट में मूव करो तो इकोनॉमी वापस उसी स्टेट पर आ जाए, ठीक है, विच हैपन्स विद के स्टार. अगर आप के स्टार के लेफ्ट में या राइट में जाओगे और फिर से स्टार्ट करोगे देन यू विल रीच अगेन एट दिस पॉइंट, ठीक है, विच आई एम गोइंग टू शो यू. बट ये हम देख चुके हैं कि अगर मैं इस पॉइंट के राइट से स्टार्ट करूंगा देन इकोनॉमी विल मूव टू के स्टार, ठीक है, विच मीन्स के स्टार तो स्टेबल स्टेडी स्टेट है, बट ये वाला जो पॉइंट है के टी इक्वल टू 0 ये एक स्टेबल स्टेडी स्टेट नहीं है, ठीक है. So what if I start with something to the right of K star? So this is my capital accumulation curve, okay? And this is KT plus 1 equal to KT line, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन है यहाँ पर. This is KT plus 1 equal to KT. X axis पर है हमारे पास KT, Y axis पर we have KT plus 1. And if I start with, and this is my K star. What if I start with
अ पॉइंट टू द राइट ऑफ के स्टार। अगर के नॉट यहाँ पर है तो क्या होगा? ओके तो अगर के नॉट यहाँ पर है तो के वन कहाँ पर होगा? वो मुझे बताएगा मेरा कैपिटल एक्यूमुलेशन कर्व। ओके तो यहां से मुझे मिल जाएगा क्या? K1। ठीक है, नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड इज K2, कि इसके बाद क्या होगा। तो उसके लिए व्हाट आई नीड इज K1 ऑन एक्स एक्सिस, कि करंट स्टेट अगर K1 है तो वो मुझे कहां से मिल जाएगा? दैट आई विल गेट विद माय 45 डिग्री लाइन। तो इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर नीचे लेकर आता हूँ, देन आई विल गेट K1। नाउ अगेन फॉर K2 आई कैन फाइंड इट यूजिंग कैपिटल एक्यूमुलेशन कर्व। तो उससे मुझे मिलेगा ये पॉइंट, तो यहां से मुझे मिल गया K2। सो व्हाट यू कैन सी इज कि इकोनॉमी मूव कर रही है, यहां पर नीचे आई, अब इधर गई, ऐसे करते करते इट विल रीच टिल दिस पॉइंट। ठीक है, कुछ ऐसे। तो अगर आप थोड़ा इसे और जूम करके देखोगे तो इट इज मूविंग समथिंग लाइक दिस, और वो के स्टार पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स के स्टार इज अ स्टेबल स्टेडी स्टेट। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि के नोट चाहे मैं यहाँ पर लूँ या के नोट मैं राइट में लूँ, ठीक है, मैं कहीं से भी स्टार्ट करूँ, इफ आई स्टार्ट विद लेफ्ट तो इकोनॉमी वापस मूव करेगी के स्टार की तरफ। ठीक है, इट विल मूव टूवर्ड्स राइट। और अगर मैं के नॉट स्टार्ट करूं फ्रॉम द राइट ऑफ के स्टार, तब इकोनॉमी मूव करेगी लेफ्ट की साइड एंड इट विल अगेन रीच टू के स्टार। ठीक है, तो आप ग्राफ देख करके ये चेक कर सकते हो वेदर अ स्टेडी स्टेट इज स्टेबल और नॉट। ओके so next time we will talk about, next time I'll take this function. Okay, k naught will be positive, saving rate will be positive, lt will be equal to 1 for all t, and delta will be something positive. ठीक है, again we will talk about steady state but with a different function. आप मोस्टली जब आप पढ़ते हो इस चीज को, then you just simply take the Cobb Douglas function जो भी हमने लिया है। ठीक है, but we need to see this thing with different types of functions। ठीक है, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ इस चीज के साथ कि अगर फंक्शन चेंज होगा तब आप इस चीज को कैसे सॉल्व करोगे। ओके, so we need to take different functions. So again we will talk about steady state but with a different function. I will incorporate population growth rate. अभी मैंने क्या लिया था कि लेबर फोर्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, फॉर ऑल टी। नेक्स्ट टाइम मैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंट्रोड्यूस करूंगा एंड वी विल टॉक अबाउट देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल्डन रूल स्टैटिस्टिक। ठीक है, अभी हमने सिर्फ स्टेडी स्टेट देखा, नेक्स्ट टाइम वी विल सी गोल्डन रूल स्टैटिस्टिक। ओके।